तो एक बार फिर से आपके अपने ट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांस पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण, परिधन आवरण से मिलकर बना है, परिधन आवरण। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अपने चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि बौद्ध शिक्षा क्या है। तो चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष की प्राप्ति ही बौद्ध शिक्षा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि शिक्षा के समान उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के समान उद्देश्य जो है बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, जो उनके लिए आवश्यक ज्ञान है उनको प्रदान करना है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक शिक्षा से क्या फायदा है। तो औपचारिक शिक्षा से सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा कि शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, नैतिक कारक, धार्मिक कारक, ये सब ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के प्रभावी कारक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि जन संचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो जन संचार के 4 साधन कौन कौन से हैं। तो टीवी भी है, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, दूरदर्शन है, रेडियो है। ठीक है, ये सारे संचार के साधन हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उसके प्रकार का नाम बताइए। तो प्रदूषण कहते किसे हैं। तो वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित हो जाना, अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे किसी वायु में, जल में, मिट्टी में जब कोई बाहरी पदार्थ आके मिल जाता है तो वो चीजें, वो वायु और जल मिट्टी को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो प्रदूषण के जो प्रकार की अगर बात किया जाए तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं जो प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है। तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा कि शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक प्रोफेसर बागले ने लिखी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, किस दार्शनिक ने कहा था। तो ये अरस्तु ने कहा था। ये कथन अरस्तु का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो बालकों के चरित्र का विकास करना, जो बालक उनके अच्छे चरित्र उनके अंदर डाला जाए, ये महत्वपूर्ण कार्य होता है शिक्षा का मानव जीवन के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मानव के संस्कार किसके अधीन होते हैं। तो मानव के संस्कार मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, कोई भी राष्ट्र हो, अगर उसकी उन्नति की बात करो और उसकी संपन्नता की बात करो तो शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्व है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है।
तो शिक्षा का जो प्रमुख दायित्व होता है वो राष्ट्र का निर्माण करना। जब अच्छी शिक्षा रहेगी तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा जो देन आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? तो ये कथन था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन पीडी भाटिया का है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही पवित्रता है? तो सुकरात ने यह कथन कहा था, याद रखिए, सुकरात ने ही कहा था ज्ञान ही पवित्रता है। अगला जो कथन है कि यह कथन किसका? ज्ञान ही शक्ति है, तो यह कथन अरस्तु का है। अगला जो प्रश्न है कि ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सोफिस्टो का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं? तो बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जॉन एडम्स का है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा कि केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? तो शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान और शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है, यह कथन किसका है? तो हाइट हेड का है। यह कथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो एडम्स का है। यह भी कथन किसका है? एडम्स का है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। तो मुस्लिम शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालो, जालंधर, मुल्तान आदि थे। ये प्रमुख केंद्र थे मुस्लिम शिक्षा केंद्र के। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो हंटर कमीशन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना जो विधेयक था सन 1911 में प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुरु के सिवा कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो सुकरात का है। अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह क्या है? अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाए, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य भी है तो गांधी जी का। अगर शिक्षा का उद्देश्य लिखने के लिए आया तो आप लिख सकते हैं अपने छात्र को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। आगे बढ़ते हैं कि प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, वह शिक्षा किस काम का जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, कथन किसका? तो रूसो का है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका? तो यह कथन स्पेंसर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो बढ़ते हैं कि चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य, यह कथन किसका? तो यह कथन जॉन डीवी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना, यह कथन किसका? तो हार्वर्ड स्पेंसर का। मतलब शिक्षा का तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों का आचरण अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं कि नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह स्टारबक का ये कथन था। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो पेस्टोलॉजी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, तो पेंटर का ये कथन है। अगला जो प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति से द्वारा ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो प्लेटो ने व्यक्त किया है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आदर्शवादी दर्शन में प्रस्तुत
वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया जाता है, जो विचार हम प्रस्तुत करते हैं, अच्छे विचारों को। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक जो थे वो सुकरात थे। याद रखिएगा, सुकरात ने ही प्रश्न विधि का उत्पन्न किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संवाद विधि के जनक कौन थे? तो संवाद विधि के जनक प्लेटो थे। याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन थे? निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु थे। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन विधि के जनक कौन थे? तो निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट थे, ठीक है, या फिर हर्बर्ट भी कहते हैं इनको। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।